लेक्चर नंबर 10 9 है या 10 है? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा का विकास। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा का विकास। कम बोलना चाहूँगा इस पे मैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप में से किसी का नाम शिक्षा तो नहीं है ना, या विकास? अच्छा ठीक है, मतलब टॉपिक का पूरा मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है ठीक है, तो अगेन इट इज़ अ वेरी सैड स्टोरी। भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ है वो देखना है। लिखिए, द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सही अर्थ मुझे नहीं मालूम। द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सही अर्थ इज वेल डिफाइंड बाय, बहुत अच्छे से समझाया है। इज वेल डिफाइंड बाय, बहुत अच्छे से समझाया है बाय महात्मा गांधी। एनसीईआरटी की 6ठी क्लास पढ़ी होगी तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया है महात्मा गांधी ने कि शिक्षा क्या होती है। एंड स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद ने। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के 2 पहलू होते हैं। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के 2 पहलू होते हैं। स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक, आध्यात्मिक और भौतिकवाद। स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक, आध्यात्मिक और भौतिकवाद। विवेकानंद डिफाइंड इन स्पिरिचुअल मैनर, विवेकानंद ने परिभाषा आध्यात्मिक रूप से दी है। विवेकानंद डिफाइंड इन स्पिरिचुअल मैनर, विवेकानंद ने परिभाषा आध्यात्मिक रूप से दी है। लाइक एजुकेशन इज समथिंग, जैसे शिक्षा वो है। लाइक एजुकेशन इज समथिंग, जैसे शिक्षा वो है विच इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस, जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। विच इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस, जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। एंड इज द फाउंडेशन ऑफ एथिक्स, और नैतिकता का आधार होता है। एंड इज द फाउंडेशन ऑफ एथिक्स, और नैतिकता का आधार होता है। जनरली ये हर किताब में पहले 2 पन्नों पे चलता है। शिक्षा के 2 पहलू होते हैं। कोई भी बुक खरीदो तो उसमें पहले क्या लिखा रहेगा, क्यों पढ़ रहे हो, उसका अध्यात्म पूरा लिखा जाएगा, और उसके बाद में मटेरियलिस्टिक चीज़ें शुरू हो जाएंगी जो बाकी सारे पन्नों में रहेंगी। ठीक है, पॉइंट ये है कि हाउ डू यू अचीव इट, शिक्षा को कैसे पाया जा सकता है। तो स्पिरिचुअली ओपन होना पड़ता है, पहले समझना पड़ता है कि जो विषय है वो आप पढ़ क्यों रहे हो, क्योंकि क्यों नहीं पता है तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा कुछ तो विवेकानंद ने समझाया। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ मटीरियलिस्टिक इज सिंपल, भौतिकवाद की परिभाषा आसान है। द डेफिनेशन ऑफ मटीरियलिस्टिक इज सिंपल, भौतिकवाद की परिभाषा आसान है। इट मीन्स, इसका अर्थ है अंडरस्टैंडिंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के अनेकों तत्वों को समझना। अंडरस्टैंडिंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के अनेकों तत्वों को समझना। एंड कन्वर्टिंग इट इनटू प्रोडक्ट, और उसे उत्पादन में बदलना। एंड कन्वर्टिंग इट इनटू प्रोडक्ट, और उसे उत्पादन में बदलना। विच कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन कंजम्पशन, जो मानव उपभोग के काम आ सके। विच कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो मानव उपभोग के काम आ सके। स्पिरिचुअल पार्ट में अगर 200 शब्द लिखने को कहा जाए तो 200 शब्द कम पड़ेंगे, क्योंकि आध्यात्म है, फैलता जाता है। लेकिन मटेरियलिस्टिक पार्ट में अगर 200 शब्द बोले गए हैं
तो शायद 200, 300 या 400 शब्दों में भी उसको समझा सकते हो कि ये क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना क्या होता है। ठीक है, दीज आर द 2 बेसिक एम्स ऑफ एजुकेशन। यही शिक्षा के 2 लक्ष्य होते हैं। दीज आर द 2 एम्स ऑफ एजुकेशन। यही शिक्षा के 2 लक्ष्य होते हैं। इट कैन बी इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और स्पेस। यह कृषि, उद्योग या अंतरिक्ष के लिए हो। इट कैन बी फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और स्पेस। ये कृषि, उद्योग या अंतरिक्ष के लिए हो। स्टार्टिंग विथ इट्स फर्स्ट स्टेप, जो उसके पहले कदम से शुरू होता हो। स्टार्टिंग विथ इट्स फर्स्ट स्टेप, जो उसके पहले कदम से शुरू होता हो। टू अंडरस्टैंड दैट, इसे समझने के लिए भी पर्सन नीड्स टू रीड या पर्सन नीड्स टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। व्यक्ति को पहले लिखना पढ़ना आना चाहिए। पर्सन नीड्स टू रीड एंड राइट। व्यक्ति को लिखना और पढ़ना आना चाहिए। दैट इज टू डेवलप स्किल, जो है कौशल विकास। दैट इज टू डेवलप स्किल, जो है कौशल विकास। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय से देयर वॉज अ बेसिक एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा का आधार रहा। देयर वॉज अ बेसिक एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा का आधार रहा 10 + 2 + 3। 10 + 2 + 3। एंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान में, देयर आर प्रोविजंस रिलेटेड टू इट। इसकी जानकारी मिलती है। देयर आर प्रोविजंस रिलेटेड टू इट। इसकी जानकारी मिलती है। पैराग्राफ चेंज करना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार, द स्टेट हैड टू एंडेवर टू प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। राज्य को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। स्टेट हैड टू एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। राज्य को मुफ्त और जरूरी शिक्षा देनी चाहिए। फॉर ऑल द चिल्ड्रंस, सभी बच्चों को। फॉर ऑल द चिल्ड्रंस, सभी बच्चों को। टिल द एज ऑफ 14, 14 की उम्र तक। टिल द एज ऑफ 14, 14 की उम्र तक। एंड दिस शुड हैपन इन द पीरियड ऑफ 10 years। और यह होना चाहिए 10 वर्षों के अंदर। एंड दिस शुड हैपन अंडर द पीरियड ऑफ 10 years, 10 वर्षों के अंदर। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान की शुरुआत से। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान की शुरुआत से। मतलब जब से संविधान बना था, 10 साल के अंदर पूरे भारत के 14 साल के अंडर जितने भी बच्चे थे उन सबको क्या मिल जाना चाहिए था? शिक्षा मिल जानी चाहिए थी। मतलब टारगेट था 1950 से लेके 1960 तक का, सबको क्या मिल जानी चाहिए थी? शिक्षा मिल जानी चाहिए थी। ठीक है, आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब ये 45 अभी भी लागू नहीं हुआ है तो डीपीएसपी, नहीं भी होगा तो कौन सा सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे? नहीं जा सकते, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। डीपीएसपी में था ना। तो सरकार ने फिर सोचा कि संविधान में तो लिखा था, हो क्यों नहीं रहा? तो जब कुछ होता नहीं है तो सरकार एक समिति बैठाती है और उस समिति को बोलती है पता लगाओ कि आर्टिकल 45 में लिखा गया था कि 10 साल के अंदर अंदर संविधान के बनने पर
14 साल के अंदर के सारे बच्चे भारत के शिक्षित होने चाहिए, क्यों नहीं हुआ? तो फिर एक समिति बनी और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी शिक्षा के विकास की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या हुआ लिखो। द फ्लो चार्ट ऑफ एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा क्षेत्र का कालानुक्रम। द फ्लो चार्ट ऑफ एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा क्षेत्र का कालानुक्रम। ठीक है, तो कमेटी बैठी और जांच में एक रिपोर्ट आई। पहला बॉक्स 1966, 1966, 1966 में लिखिए एजुकेशन कमीशन मेड, शिक्षा आयोग बनाया गया। एजुकेशन कमीशन वॉज मेड, शिक्षा आयोग बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डी.एस. कोठारी। डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डी.एस. कोठारी, डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में, एंड सबमिट्स रिपोर्ट, जिन्होंने रिपोर्ट सौंपी। एंड सबमिट्स रिपोर्ट, जिन्होंने रिपोर्ट सौंपी। अब इस बॉक्स की सारी डिटेल बॉक्स के बाहर लिखिए। द एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1964। शिक्षा आयोग की स्थापना 1964 में की गई। द एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1964। शिक्षा आयोग की स्थापना 1964 में की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कोठारी। अध्यक्ष कोठारी थे। अंडर चेयरमैनशिप ऑफ कोठारी, अध्यक्ष कोठारी थे। हु वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ यूजीसी, जो यूजीसी के भी अध्यक्ष थे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी, जो यूजीसी के भी अध्यक्ष थे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। द कमीशन रिकमेंडेड फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। आयोग ने शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए। द कमीशन रिकमेंडेड फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। आयोग ने शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले आयोग ने क्या बताया? शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। 4 उद्देश्य बताए हैं, लिखो। पहला, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि। क्या होना चाहिए लक्ष्य शिक्षा का? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ये बोलते से ही भारतीयों ने गलत ले लिया, जनसंख्या बढ़ा दी। ओके, क्लियर करना चाहिए था, थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो गया कि प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, जनसंख्या बढ़ा डाली कि शायद यही लक्ष्य होगा शिक्षा का। दे वर टॉकिंग अबाउट स्किल्स, कौशल की बात कर रहे थे, भीड़ की नहीं, तो हमने कुछ और कर लिया। दूसरा, प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। ये वो शब्द हैं जो अपने आंसर में लिखना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल, इंटीग्रेशन। ठीक है, मार्क्स मिलते हैं इससे। सामाजिक, जहां सही लगे समाज जोड़ दो, सामाजिक तत्व, इंटीग्रेशन, देश को एक करना, वो सब। तीसरा, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, शिक्षा और आधुनिकीकरण। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, शिक्षा और आधुनिकीकरण। और चौथा, डेवलपिंग सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। डेवलपिंग सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स भारत में शिक्षा के। क्लियर? ठीक है, इसमें कौन सा पॉइंट आध्यात्मिक है और कौन से पॉइंट मटेरियल है? फर्स्ट पॉइंट तो मटेरियल हो गया, सेकंड पॉइंट स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, तीसरा पॉइंट अगेन मटेरियल, और चौथा पॉइंट स्पिरिचुअल हो गया। तो पॉइंट 1 और 3 मटेरियलिस्टिक है और पॉइंट नंबर 2 और 4 आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। अब इन्होंने और क्या बताया, आगे लिखो।
द स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, कमीशन के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली, द स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ एजुकेशन, कमीशन के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली के रचना का सुझाव दिया गया, रिकमेंडेड बाय द कमीशन वॉज, रचना का सुझाव या शिक्षा प्रणाली के रचना का सुझाव दिया गया वो था, बाय द कमीशन वॉज, वो था, मतलब एजुकेशन पैटर्न कैसा होना चाहिए, वो क्या था। फर्स्ट पॉइंट, 1 to 3 years ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, 1 से 3 साल तक स्कूल के पहले की शिक्षा। 1 to 3 years ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, 1 से 3 साल तक स्कूल के पहले की शिक्षा, यानी कि 1 से 3 साल तक क्या चलना चाहिए बच्चों के साथ, स्कूल के पहले की शिक्षा होनी चाहिए, नर्सरी, KG1, KG2 या UKG। ओके, तो इसमें नर्सरी, KG1 और KG2 आता है। दूसरा, अब प्राइमरी स्टेज, प्रारंभिक शिक्षा ऑफ 7 to 8 years, 7 से 8 वर्षों की, ऑफ 7 to 8 years, 7 से 8 वर्षों की। इसके 2 सेक्शन होंगे। नेक्स्ट लाइन में बिना पॉइंट, नया पॉइंट बनाए लिखो ब्रैकेट में। लोअर प्राइमरी स्टेज, निम्न प्राथमिक शिक्षा, लोअर प्राइमरी स्टेज, निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 to 5 years, 4 से 5 वर्ष, मतलब ये क्या हो गया, पहली से 5वीं। उसके नीचे लिखिए हायर प्राइमरी एजुकेशन, उच्च प्राथमिक शिक्षा, हायर प्राइमरी एजुकेशन, उच्च प्राथमिक शिक्षा 2 to 3 years, 2 से 3 वर्ष, ये क्या हो गया, 8th तक। तीसरा, लोअर सेकेंडरी स्टेज, निम्न माध्यमिक शिक्षा, लोअर सेकेंडरी स्टेज, निम्न माध्यमिक शिक्षा, लोअर सेकेंडरी स्टेज 3 to 2 years, 2 से 3 वर्षों की। यहां पे आप कहां पे पहुंच गए, 10th, 9th और 10th पर पहुंच गए। और चौथा, हायर सेकेंडरी स्टेज, उच्च माध्यमिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी स्टेज, उच्च माध्यमिक शिक्षा ऑफ 2 years, 2 वर्षों की। एंड 1 to 3 years ऑफ वोकल एजुकेशन, या 1 से 3 वर्षों की तकनीकी शिक्षा। एंड 1 to 3 years ऑफ वोकल एजुकेशन, या 1 से 3 वर्षों की तकनीकी शिक्षा। क्या मतलब हुआ चौथे पॉइंट का, या तो 11वीं 12वीं कर लो, या 10वीं के बाद क्या करो लो, पॉलिटेक्निक, जो कितने साल की होती है, 3 साल की। समझ गए। तो ऑप्शंस मिलते थे लोगों को कि 10वीं के बाद या तो 11वीं और 12वीं कीजिए, या फिर 11वीं 12वीं नहीं करना है तो 10वीं के बाद सीधे PET वगैरह होता है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, उसके थ्रू डायरेक्ट वोकल ट्रेनिंग में जा सकते हो। लेकिन पॉलिटेक्निक कभी भी ज़्यादा फैशन में नहीं रहा। ओके, फैशन में हमेशा क्या रहा, 11th और 12th करना। ये लोगों ने ज़्यादा सही समझा, क्योंकि स्किल्स जो थी वो कहाँ मिलती थी, पॉलिटेक्निक में कौशल मिलता है, मशीनों का यूज़ करना आता है पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में। लेकिन जब हम पॉलिटेक्निक की बात करते हैं तो कौशल विकास होने के बाद में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो पॉलिटेक्निक का एक अलग मुद्दा था। ओके, लेकिन स्किल या फिर एक अच्छा अप्रोच ये देखा गया कि 12th के बाद में डायरेक्ट क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। और कॉलेज के बाद में जब ग्रेजुएशन होगा, पॉलिटेक्निक नहीं, सीधे ग्रेजुएशन होगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। इसलिए फैशन पॉलिटेक्निक कभी नहीं रहा, डायरेक्ट क्या रहा, 11th 12th के बाद में सीधे कॉलेज में जाना। ठीक है, अब उम्मीद ये थी, लिख लो, द एम वॉज दैट, लक्ष्य ये था दैट 50% विल गो टू पॉलिटेक्निक, कि 50% पॉलिटेक्निक में जाएंगे। दैट 50% वुड गो टू पॉलिटेक्निक, 50% पॉलिटेक्निक में जाएंगे आफ्टर 10th, 10वीं के बाद। एंड रेस्ट इन 11th 12th, और बाकी 11वीं 12वीं में। एंड रेस्ट टू 11th 12th, और बाकी 11वीं 12वीं में। इट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हो सका, बिकॉज विथ वोकल एजुकेशन, क्योंकि तकनीकी शिक्षा के साथ
बिकॉज विद वोकल एजुकेशन, क्योंकि तकनीकी शिक्षा के साथ सोशल स्टिग्मा वॉज अटैच्ड, सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ था। और सोशल स्टिग्मा वॉज अटैच्ड, एक सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ था। अबाउट एम्प्लॉयमेंट, नौकरी से जुड़ा, अबाउट एम्प्लॉयमेंट, नौकरी से जुड़ा। आज भी कहाँ ठीक है हालत, वोकेशनल एजुकेशन कोई लेना ही नहीं चाहता, जबकि सबसे बेस्ट है। ओके, जिसमें ज़्यादा तकनीकी ज्ञान नहीं है, जिसमें ज़्यादा 10वीं तक जो बहुत इंप्रूव नहीं कर पाया है, उसके लिए पॉलिटेक्निक सबसे बेस्ट होता है। वो जल्दी से जल्दी तकनीकें सीखकर फटाफट जॉब में जुड़ सकता है। हालांकि हायर क्लास की जॉब नहीं मिलती है, लोअर क्लास की जॉब मिलती है, पर जॉब तो मिलती है। बट ऐसा कोई नहीं चाहता, क्योंकि सबकी ख्वाहिशें ज़्यादा होती हैं। सबको 11वीं 12वीं करनी है, नहीं आती तो भी करनी है, ठीक है। नहीं आता मैथ्स, नहीं आता फिजिक्स केमिस्ट्री, तो भी PCM लेना है, ठीक है। बायोलॉजी पूरी नहीं आती है, फिजिक्स आती ही नहीं है, केमिस्ट्री हल्की फुल्की, फिर भी बायोलॉजी लेकर PCB लेना है, राइट। तो ये सब होता है। और 5वां पॉइंट लिखो, अ हायर एजुकेशन, अब तो उच्च शिक्षा की बात होगी। अ हायर एजुकेशन ऑफ 3 years और मोर, उच्च शिक्षा जो 3 वर्ष या उससे ज़्यादा की हो। अ हायर एजुकेशन ऑफ 3 years और मोर, उच्च शिक्षा जो 3 वर्ष या उससे ज़्यादा की हो, फुल स्टॉप, ठीक है। भारत में ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, 12th के बाद में आप 3 साल क्या करते हो, ग्रेजुएट कोर्स करते हो। अब वो 3 साल का हो सकता है कोर्स, या वो फिर कुछ कोर्स 4 साल के होते हैं और कुछ 5 साल के भी होते हैं, ठीक है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि 3 साल का था 5 साल में किया, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं 3 साल का, जैसे BA होता है, 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, 5 साल की MBBS होती है। तो वो अपने अपने सेक्शन में हायर एजुकेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। शिक्षा आयोग की सिफारिश की वजह से ये 10+2+3 वाला मॉडल स्टार्ट हो गया था इंडिया में, ठीक है। अब आपको पता है कि ये मॉडल 2020 में बदला जा चुका है, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोला गया, नव शिक्षा नीति। और उसमें वो 5+3+3+4 करके एक नया सिस्टम जोड़ दिया गया है, तो उसको भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये याद रखना कि कुछ सब्जेक्ट छोड़ने की आज़ादी 10वीं तक बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से 10वीं के पहले पहले कोई सब्जेक्ट छोड़ना चाहते हो, फिर भी आप नहीं छोड़ सकते, आपको ज़बरदस्ती वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मैथ्स से मुश्किल आ रही है तो भी आपको 10वीं तक तो घिस घिस के मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन 10वीं के बाद चॉइस आती है अचानक से, बायोलॉजी चाहिए, मैथ्स चाहिए, कॉमर्स चाहिए या आर्ट्स चाहिए, तो 12th के बाद आपके पास चॉइस और ज़्यादा रह जाती है। लेकिन आपके एक सेपरेट फील्ड में, अगर आपने बायोलॉजी ली है तो आप मैथ्स की फील्ड में नहीं जा सकते ग्रेजुएशन में, ओके, या फिर उससे लोअर फील्ड में जा सकते हो, जैसे कि आर्ट्स, राइट। तो ये सब आपको आज़ादी मिलती है। लेकिन 10वीं तक तो गणित पढ़नी ही पड़ेगी, अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी। 10वीं तक है ना, ठीक है। अमेरिका में सिस्टम बहुत अलग है। अमेरिका में क्लास सिस्टम नहीं होता है, ग्रेड सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं हम 12th स्टैंडर्ड में हैं, वहाँ पर बोला जाता है ग्रेड होता है। तो हमारे यहाँ 1ली से 12वीं होती है, अमेरिका में भी 1ली से 12वीं होती है, लेकिन उसको ग्रेड बोलते हैं। और वहाँ पर इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है, वहाँ पर बच्चा किसी भी लेवल पर जो सब्जेक्ट छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। 5वीं में उसको मैथ्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो 5वीं में क्या छोड़ सकता है, मैथ्स को छोड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है वहाँ पर, चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और हायर लेवल पे भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिलती हैं। तो चॉइस हमारे यहाँ ज़्यादा हॉलिस्टिक नेचर की है। तो होता यह है कि अमेरिका में ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ इनोवेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। बच्चा किस विषय में अच्छा है, उसको वही विषय में बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाए, ताकि वो उस सब्जेक्ट में माहिर हो जाए। और माहिर होगा तो इनोवेशन करेगा, आविष्कार करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए अमेरिका का सिस्टम ऐसा होता है। अब ये सिस्टम जब इंडिया ने कॉपी करने की कोशिश की, तो हम हमेशा फ़ायदा उठाते हैं इन चीज़ों का कि अच्छा सब्जेक्ट छोड़ने को मिलेगा। तो ये सबसे पहला कॉपी किया CBSE ने, ठीक है। CBSE ने कॉपी किया और इस सिस्टम से एडवाइस ली कि क्या किया जाए। लड़का अगर कमज़ोर है तो उसको बोला जाता है मिनिमली एक्सेप्शनल, ठीक है। लड़का मिनिमली एक्सेप्शनल है, माता पिता को समझ में भी नहीं आएगा ये है क्या लड़का, वो क्या है, मिनिमली एक्सेप्शनल, ठीक है। आम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं बुद्धू, बेवकूफ़, स्टूपिड।
टीचर बोल नहीं सकता सीबीएसई में, उसको बोलना पड़ता है इज मिनिमली एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल तो है लेकिन क्या है, थोड़ा सा मिनिमली एक्सेप्शनल है। ठीक है, ये उसका शरीर का सर है और ये है उसका दिमाग जिसमें है खालीपन। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को बोला जाता है मिनिमली एक्सेप्शनल। और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी उनकी आदत रहती है हर बार कुछ नए नए टर्म्स निकालते हैं। तो मुंबई में स्टार्टिंग हो गई सीबीएसई में कि अगर कोई बच्चा मिनिमली एक्सेप्शनल है, वो कोई सब्जेक्ट समझ नहीं पा रहा है, तो वो 10वीं के भी पहले वो सब्जेक्ट को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। तो अपन ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या छोड़ो, मैथ्स छोड़ो। ठीक है, मैथ्स में दिमाग लगता है तो मैथ्स को हटा दीजिए। तो ऐसे बहुत काम शुरू हो चुके हैं। अब मेरी ओपिनियन में मैथ्स 12वीं तक होनी चाहिए, हटना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि लाइफ में 2 चीज़ें लगती हैं, मैथ्स और लॉजिक। ठीक है, जीवन में हमेशा लगेंगी ही लगेंगी। यूपीएससी ने कौन सा छोड़ दिया आपको। ठीक है, मैथ्स आना ही चाहिए, लॉजिक आना ही चाहिए, और एक तीसरी चीज़ भी लगती है, इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी भी होना चाहिए थोड़ी बहुत। तो 10वीं के बाद मैथ्स छोड़ने वाले एप्टीट्यूड में बहुत रिग्रेट करते हैं कि 10th के बाद तो हमने मैथ्स छोड़ दी, बट इसके बाद जो जीवन में जो मैथ्स आ रही है हर परीक्षाओं में, वो मतलब दम निकाल रही हैं। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप कमज़ोर हो, आप बस रेस को थोड़ा बाद में स्टार्ट करते हो। मैथ्स लेने वाले रेस में बहुत आगे रहते हैं, आप थोड़ा सा पीछे रहते हो उस रेस में। ठीक है, जब शुरुआत होती है तब। अब वो आप दौड़ पे निर्भर करता है कि कितने आगे चले जाते हो। तो इंडिया में एक भी साइकेट्रिस्ट का अगर कोई सर्टिफिकेट आ गया कि मिनिमली एक्सेप्शनल है ये बच्चा, तो उस बच्चे को आज़ादी मिल जाती है कोई भी एक सब्जेक्ट को छोड़ने की। और ये शुरू हो चुका है, सीबीएसई में शुरू हो चुका है। स्टेट बोर्ड में कुछ नहीं होता, 10वीं तक पढ़नी है मैथ्स, बात खत्म। क्या मिनिमली एक्सेप्शनल, डंडे पढ़ पढ़ के सब आगे बढ़ जाते हैं जैसे तैसे। तो एक ही तो क्वालिटी है, उसको भी अगर खत्म कर देंगे तो काम कैसे चलेगा। उस क्वालिटी को कहते हैं रटना। ठीक है, राइट, रटना ही छोड़ दोगे फिर आपने अपनी मर्जी का सब्जेक्ट छोड़ दिया, या जो मुश्किल था वो छोड़ दिया, अब आपको रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन एमपी बोर्ड अगर देखें तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, और अमेरिका के लोग इसीलिए भारतीय बच्चों से नफरत करते हैं, क्योंकि हम रटने में बड़े शानदार होते हैं, और रटने में और भूलने में उससे ज़्यादा शानदार होते हैं। जैसे ही हमने रटा, परीक्षा देकर आए, तुरंत 2 मिनट बाद सब कुछ भूल जाएंगे हम। उसके ठीक पहले पहले सब कुछ याद रहेगा। ओके, कुछ याद नहीं भी रहेगा तो हम प्रश्नों को पर गौर फरमाएंगे, और एक आध कुछ फेमिलियर वर्ड अगर दिख गया तो बस पूरा दाना अंदर का बाहर आ जाता है और लिखना शुरू हो जाते हैं कि हाँ इसके बारे में हमें सब कुछ आता है। अमेरिका में एग्जाम्स ओपन बुक सिस्टम से होती हैं। अमेरिका में जब कोई बच्चा टेस्ट देने जाता है तो वो किताब उस सब्जेक्ट की लेके जाता है। ठीक है, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में ये चलता है, परमिशन होती है। उस बुक को ओपन किया जाता है और फिर वो बच्चा आंसर ढूंढता है या उस आंसर को समझता है, और फिर समझने के बाद अपने शब्दों में लिखता है वो। अब यहाँ का जो पट्टा था वो तो पहले ही सब कुछ रट के चला गया, तो वो तो पावरफुल हो जाता है। यहाँ पे ओपन बुक नहीं होता, यहाँ खर्रे होते हैं। ठीक है, ओपन बुक क्या होता है, यहाँ क्लोज्ड बुक होता है। हम किसी ना किसी तरीके से ओपन बुक सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, लेकिन विदाउट एनी परमिशन। तो आप बस मेमोराइज कर लेते हो चीज़ों को और उसके बाद में भूल जाते हो। जैसे ही द मोमेंट एग्जाम इज ओवर, सब कुछ भूल जाओगे। ये लेवल आपको स्कूल में मिलेगा और पीएससी के लेवल तक भी दिखेगा। ये आपको क्या लगता है, एज कलेक्टर सब याद रखते होंगे जीवन भर जो उन्होंने पढ़ा? गायब हो जाता है 1-2 साल में, सब भूल जाते हैं। हाँ, बेसिक फाउंडेशन अगर क्लियर है तो हल्की फुल्की चीज़ें याद रहेंगी एक फाउंडेशन के तौर पर, लेकिन मूल चीज़ें जो गहराई वाली रहती हैं वो सब धीरे धीरे आउट हो जाती हैं। तो हम वंस इन वंस आउट वाले लोग हैं। एक बार पढ़ा, 2 बार भी नहीं पढ़ना, एक बार पढ़ा पूरा रट लिया, दूसरी बार एग्जाम दिया, भूल गए, छोड़ो, याद ही नहीं रहता अगले दिन। तो नॉर्मल साइकोलॉजी एग्जाम के पहले यही रहती है, याद नहीं रहता। और कई बार होता है आपको कि एग्जाम देने से पहले बहुत फील होता है, अरे यार कुछ याद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ भूल गए, और उसके बाद में एक फेमिलियर वर्ड आ जाता है, उसके बाद सब याद आने लग जाता है। तो वो रटने की काबिलियत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमारी स्किल है ये, वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है कौशल। हम कौशल की बात करते हैं ना, हमारे पास सबसे बड़ा कौशल यही है, रटना। ऐसे सिस्टम में इंजीनियरिंग तक पढ़ा हुआ बच्चा क्या तो रटता होगा कॉलेज लेवल पे, और फिर वो अमेरिका जाता है मास्टर्स करने के लिए। उसके पास में एक अमेरिकन बच्चा बैठा रहता है ओपन बुक लेकर, यहाँ का आदमी पूरा रट के गया है, उसको किसी किताब की ज़रूरत नहीं, और वो सब लिख के आ जाता है। तो अमेरिकन्स बहुत चिढ़ते हैं कि इंडियंस इतने ज़्यादा शार्प कैसे हैं। शार्प तो हैं, रटने में शार्प हैं। ठीक है, उनको हर चीज़ याद आ जाती है। तो दैट इज़ द ओपन बुक सिस्टम।
हीरो लोग होते हैं अपन, हीरो। मेरे को बहुत अमेजिंग फील होता है, इंजीनियरिंग में 81% लेकर आ रहे हैं, 70 का परसेंटाइल आ रहा है, 80 90 का परसेंटाइल आ रहा है। 10वीं में कभी नहीं आए इतने, इंजीनियरिंग में अचानक से आ जाते हैं, क्योंकि डर रहता है ना भविष्य बस पास में ही है, तो रट लो और जैसे तैसे एग्जाम निकाल लो। बहुत अलग है हम, ठीक है। नॉन इंजीनियरिंग वाले भी हंसो मत, आप भी अब कुछ खास चल नहीं रहे हो, अच्छी स्थिति नहीं है। इकोनॉमिक्स वालों से अभी पूछ लूँ कि ये टू इंडिफरेंस का इंटरैक्ट कैसे होता है, तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोला है सर, प्लीज रिपीट दैट अगेन। गलत है यार। लिखिए, द कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड दैट, समिति ने यह भी सुझाव दिया कि, द कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड दैट, समिति ने यह भी सुझाव दिया कि दैट फॉर 20 ईयर्स, कि अगले 20 वर्ष तक, दैट फॉर 20 ईयर्स, अगले 20 वर्ष तक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, शिक्षा में किया गया व्यय, क्या लिखा, शिक्षा में किया गया व्यय शुड इंक्रीज टू 6% ऑफ जीडीपी, जीडीपी के 6% का होना चाहिए, शुड बी इंक्रीज टू 6% ऑफ जीडीपी, जीडीपी का 6% होना चाहिए। मतलब भारत का जितना भी निवेश था, सॉरी जीडीपी थी, कब की, 1966 की, उस जीडीपी का अगले 20 साल तक हर साल के जीडीपी के हिसाब से 6% क्या होना चाहिए निवेश, कहां, शिक्षा में। भारत की कुल आमदनी का 6% शिक्षा में लगाया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। मतलब कब तक, 86 तक, 1986 तक, ठीक है। क्या हुआ फिर, अरे पैसे ही नहीं थे इतने, तो खर्च ही नहीं हो पाए। 6% जीडीपी का खर्चा शिक्षा में हो, ऐसा बोला था इन्होंने। पैसे होंगे तो होगा ना खर्चा, तो पैसे थे ही नहीं तो कुछ नहीं हुआ। फिर शिक्षा में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे मुख्य जो आधार होता है शिक्षा का, उसको बोलते हैं प्राणी को टीचर, ठीक है, शिक्षक। तो अगली प्रॉब्लम देखी गई कि जितने भी शिक्षक हैं भारत में, बच्चों का और शिक्षक का अनुपात जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होता है टीचर स्टूडेंट का 20, हर 20 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए। लोकल स्कूलों में होते हैं 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, शिक्षक होते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब एक शिक्षक के पास में 100 बच्चे होते हैं। ये भारत का स्टैंडर्ड है, ठीक है। विश्व मानक पे हम थोड़ी ना चलते हैं, हम स्वयं के मानकों पे चलते हैं। तो स्टैंडर्ड पूरा बिगड़ गया। तो पता चला कि फ्रंट एक ग्रुपिंग बन गई क्लास के अंदर, आगे बैठने वाले, बीच में बैठने वाले, और फिर लास्ट बेंचर्स, राइट। तो वो कैटेगराइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी क्लास में। अलग ही एक देश लगता है, स्कूलों में चले जाओ तो वहाँ अलग ही कुछ माहौल चल रहा होगा, डिस्कशन अलग बच्चों के पीछे के डिस्कशन बहुत अलग, आगे के डिस्कशन बहुत अलग, पूरे प्रांत विभाजित रहते हैं कि कौन किसका क्षेत्र क्या क्या है, इवन इन प्लेग्राउंड ऑल्सो ठीक है। सबके अपने अपनी एक बैठक व्यवस्था होती है वहां पर, ओके, जिसको कोई छेड़ नहीं सकता। नहीं तो गृह युद्धों की स्थिति भी होती है, ठीक है, कई बार कोल्ड वॉर भी हो जाता है, बहुत सारी सिचुएशन बनती है स्कूल्स के अंदर। तो ये ऐसा क्यों होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, ओके, टीचर्स को लोड ज़्यादा रहता है। तो ठीक है, 20 साल तक इन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, 20 साल कर लो आगे, कुछ होगा नहीं ना कुछ नहीं होगा तो फिर से एक नई नीति बना देंगे हम, क्या और काम क्या अपने पास, नई नीति बनाते जाओ। नीति जीवन में एक बार बननी चाहिए और उस पर अमल करते रहना चाहिए ताकि जीके कम रहे, पर हम अमल कर नहीं पाते हैं, इसकी वजह से उसका सारा नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ता है। नया डब्बा बनाओ। 1968 में क्या हुआ, 2 साल बाद, 66 के 2 साल बाद, नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा हुई। नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा हुई। अभी जो पॉलिसी आई है 2020 की, वो तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है, यह हम पहला लिख रहे हैं, ये पहली शिक्षा नीति है भारत की, ओके। इसका नाम लिख लो आप, NPS 1, NPS प्रथम,
ठीक, इसके बारे में लिखेंगे आगे। अगला बॉक्स 1976 में कौन सा संशोधन आया था? 42nd, तो उसके बारे में लिखना है। एजुकेशन के लिए भी तो संशोधन हुआ था कुछ, लिखिए 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन। 42nd अमेंडमेंट में लिखो, एजुकेशन शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। शिक्षा राज्य सूची से निकलकर समवर्ती सूची में डाल दी गई। एजुकेशन शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। शिक्षा समवर्ती सूची से निकलकर समवर्ती सूची में डाल दी गई। संविधान में 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन यानी यूनियन का काम, स्टेट यानी राज्यों के काम, कॉन्करेंट यानी दोनों के काम। तो पहले शिक्षा केवल किसका काम था? स्टेट का काम था। उसके बाद में इसे कॉन्करेंट कर दिया कि भैया दोनों के काम है, केंद्र सरकार को भी ध्यान देना होगा और साथ साथ में राज्य सरकारों को भी शिक्षा पे ध्यान देना होगा। अगला बॉक्स 1986 में लिखिए एनपीएस 2, एनपीएस द्वितीय, दूसरी शिक्षा नीति आ गई। ये दूसरी शिक्षा नीति कब तक चली? 2020 तक। ओके, तो ये चलती चली गई। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ये शिक्षा नीति लेकर आए थे। ओके, ये दैट मीन्स कि अगर मेंस में आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है शिक्षा से जुड़ा हुआ, तो आपको ये 3 डेट्स याद रखनी है कि लगातार शिक्षा नीति आती चली गई, और जिस वक्त जो शिक्षा नीति आई थी उस वक्त प्रधानमंत्री तो हल्का फुल्का आई थिंक ध्यान हो ही सकता है कि कौन रहा होगा। और फिर आई एनपीएस 3 1992, एनपीएस 3 1992। अगला बॉक्स 1992 में एनपीएस, देखो इसको शिक्षा नीति नहीं कहा जा रहा है, इसको क्या कहा जा रहा है? राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट। ओके, ये मत सोचना कि ये एनईपी है। एनपीएस के अंदर एनईपी होता था, लेकिन कुछ एनपीएस के अंदर एनईपी नहीं भी होता था। जैसे एनपीएस आया था 86 में, राष्ट्रीय नीति की घोषणा। तो राष्ट्रीय नीति कितनी चीजों में होंगी? शिक्षा में होंगी, स्वास्थ्य में होंगी। तो एनपीएस के अंदर हर जो देश का फैक्टर होता है, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, वो इंक्लूड किए जाते थे। तो उनमें से एक सेक्टर कौन सा था? एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद आया 1992 एनपीएस 3, नरसिम्हा राव थे, इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं था, लेकिन इसके बारे में भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिख दीजिए एनपीएस 1। डिक्टेशन लिखवा रहा हूं अब मैं आपको, बॉक्स खत्म नहीं हुए हैं, इसी के बीचों बीच डिक्टेशन हो रहा है। एनपीएस नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट, राष्ट्रीय नीति उद्घोषणा या घोषणा। क्या था एनपीएस में? लिख लो। द फर्स्ट एनपीएस वॉज अनाउंस्ड बाय पीएम इंदिरा गांधी। प्रथम एनपीएस की घोषणा इंदिरा गांधी ने की। द फर्स्ट एनपीएस वॉज अनाउंस्ड बाय पीएम इंदिरा गांधी। प्रथम एनपीएस की घोषणा पीएम इंदिरा गांधी ने की इन 1968 में। इट कॉल्ड फॉर, इसमें कहा गया। इट कॉल्ड फॉर, इसमें कहा गया। क्या कहा गया? पहला पॉइंट, रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली की पुनर्रचना। रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली की पुनर्रचना। एंड एक्विजिशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और शिक्षा के मौकों में समानता लाना। एंड इक्विलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और शिक्षा के मौकों में समानता लाना। क्यों? टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन, ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रह सके। टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन, ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रह सके। एंड ग्रेटर कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में वृद्धि हो। एंड ग्रेटर कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि या सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में वृद्धि हो। ठीक है, तो शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण में कैसे काम आ सकती है? देश को एक करने में शिक्षा कैसे काम आएगी? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एजुकेशन देश को एक कैसे रख सकती है?
कुछ कॉमन सब्जेक्ट रख के, जैसे इंग्लिश, जैसे हिंदी, जैसे मराठी, तो क्षेत्रीय एकीकरण हो जाता है। सपोज एमपी की बात करें तो एमपी की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज तो है नहीं, तो हिंदी और इंग्लिश ही रहता है सब्जेक्ट में। 5 सब्जेक्ट रहते हैं 10वीं तक, जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहता है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र चले जाते हैं तो हिंदी गायब हो जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है, मराठी आ जाता है। लेकिन एक सब्जेक्ट कॉमन रहता है। ओके, और सब्जेक्ट हमेशा 3 पढ़ाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। संस्कृत भी तो रहेगा, ठीक है, विशेष भाषा भी रहेगी, तो संस्कृत भी कंपलसरी रहता है। तो इसीलिए इन्होंने बताया एनपीएस में 3 फॉर्मूला लैंग्वेज, ठीक है, तो लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट, द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला टू बी इम्प्लीमेंटेड, 3 भाषा सूत्र लागू किया जाए। द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला टू बी इम्प्लीमेंटेड, 3 भाषा सूत्र लागू किया जाए इन सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा में। इन सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा में। ऐसा कर लिया तो देश क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। सबको इंग्लिश आती होगी, सबको मराठी आती होगी, कम से कम एक क्षेत्र में, एक राज्य में तो आती होगी। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है, तो हिंदी तो सबको आती ही है। ओके, और संस्कृत, क्योंकि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है तो संस्कृत सबके लिए ज़रूरी है। और साउथ में तो हिंदी को कोई मानेगा ही नहीं, उनको अपनी अपनी भाषाएं चाहिए हिंदी की जगह पर, तो ये रहता है। संस्कृत आती है ना अभी तक पूरी, याद है? खाए का निबंध पूछूं? थर्ड, फुलफिलिंग कंपलसरी एजुकेशन, सारे बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य। फुलफिलिंग कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य। कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14, 14 की उम्र तक पूरा करना। अप टू द एज ऑफ 14, 14 की उम्र तक पूरा करना। चौथा, एनकरेज द टीचिंग ऑफ संस्कृत, संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देना। एनकरेज द टीचिंग ऑफ संस्कृत, संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देना। यह था आपका एनपीएस 1। उसके बाद लिखिए एनपीएस 2, एनपीएस द्वितीय, एनपीएस 2, एनपीएस द्वितीय। इसमें क्या था लिखिए, इट वॉज अनाउंस्ड बाय राजीव गांधी इन 1986, राजीव गांधी ने घोषणा की 1986 में। इट वॉज अनाउंस्ड बाय राजीव गांधी इन 1986, राजीव गांधी ने घोषणा की 1986 में। इट्स ऑब्जेक्टिव्स वर, इसके लक्ष्य थे। इट्स ऑब्जेक्टिव वर, इसके लक्ष्य थे। ABCD करके लिखिए। पहला लक्ष्य, स्पेशल एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज, असमानताएं हटाने पर प्रमुख बल, विशेष ध्यान। स्पेशल एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज, असमानता को हटाने पर विशेष बल। एंड इक्विलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, और शिक्षा के मौकों में समानता लाना। एंड इक्विलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, और शिक्षा के मौकों में समानता लाना। स्पेशली फॉर वुमेन SC एंड ST, विशेष तौर पर महिलाएं SC और ST के लिए। स्पेशली फॉर वुमेन ST एंड SC। तो एनपीएस पहले वाले का पहले पॉइंट में जो बातें लिखी गई हैं वही इस पॉइंट में लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पे विशेष बल किस पे दिया गया है, वुमेन ST एंड ST पर ज्यादा बल दिया गया है। आज भी आप नेट पे आर्टिकल्स पढ़ो तो आपको पता चलता है कि जो ड्रॉप आउट रेट करके एक रेट होता है, ठीक है, स्कूल छोड़ने का दर, वो दर महिलाओं में ज्यादा रहता है, लड़कियों में। उसके बाद में ST और ST में भी ये दर ज्यादा रहता है, तो इसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। जैसे एनरोलमेंट रेशियो होता है एक, ठीक है, कि कितने लोगों ने एडमिशन लिया। और अब तो एक नया वाला आ गया है जिसको बोला जाता है मुस्लिम एनरोलमेंट रेट, ये नया बना है, या मुस्लिम ड्रॉप आउट रेट, ठीक है, मुस्लिमों में कितने स्कूल जुड़ रहे हैं, कितने स्कूल छोड़ रहे हैं बीच बीच में, तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें साफ साफ दिखता है कि ST SC और वुमेन्स की ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होती है। और इसका कारण भी किसको बताया जाता है, ब्राह्मण, हर चीज़ को ब्राह्मण। टीचर भी जितने भी हैं ना इंडिया में, 49.5% टीचर्स इंडिया के ब्राह्मण हैं।
वो रिजर्वेशन वाला बताया था ना, सरकारी नौकरियों में 40% से ज़्यादा ब्राह्मण होते हैं, 45%। रिजर्वेशन का भी डिमांड नहीं करते, क्योंकि मालूम है जिस दिन रिजर्वेशन आया तो जनसंख्या के अनुसार आएगा। जनसंख्या में कितने 5%, रिजर्वेशन कितना मिलेगा 5%, तो ये 45% गिर के 5% ही रह जाएगा। लोग एफिशिएंसी खो देंगे ना, इसीलिए कि मिल ही जाएगा, दैट्स वाई। तो ये एक कारण होता है। और ये आर्टिकल्स यूजुअली ये सब ड्रॉप आउट रेट बहुत गिर रहा है भारत का, ये वो हो रहा है, शिक्षा अच्छी से नहीं मिलती है इंडिया में, ये सब आर्टिकल्स इंटरनेट पे फॉरेनर्स लिखते हैं, विदेशी, जस्ट बिकॉज इंडिया को नीचा दिखाना है हर हाल में, ठीक है। एंड वी आर मोर एजुकेटेड। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए किसी जनरल नॉलेज का, एक जनरल नॉलेज में नॉर्मली एक विदेशी से पूछा जा रहा है कि इंडिया कहाँ पर है, पता भी है तो उनको पता ही नहीं, ग्लोब ला के दिखा रहे हैं इंडिया कहाँ पर है, नहीं मालूम, ठीक है। अमेरिकन से पूछा तो अमेरिकन अपने आप को ज़्यादा शिक्षित समझते हैं, उतने हैं नहीं जितने कि इंडियंस होते हैं, पढ़े लिखे बहुत होते हैं, बस अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता है जो पढ़ा हुआ होता है। तो कोशिश की जा रही है हमें बैकवर्ड दिखाने की, ठीक है। उसके बाद में बैकवर्ड दिखाने की कोशिश होती है तो हम हमारे लिए प्रोविजन का फ़ायदा उठाने लगते हैं हमारे ही लोग कि नहीं हमें बैकवर्ड की तरफ जाना है। इंडिया दुनिया का ऐसा अकेला देश है जो बैकवर्ड क्लास में जाने के लिए आंदोलन करता है। आंदोलन किसके लिए होना चाहिए? आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब गुर्जर राजस्थान के ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन की पटरी पर बैठ जाते हैं और उखाड़ देते हैं, तो उनकी शर्त क्या रहती है कि हमको कहाँ जोड़ो, हमें कैटेगराइज करो, ठीक है, हमें भी स्पेशल रिजर्वेशन में रखो। तो ये एम नहीं होता है, एम होता है उससे बाहर निकलना। लेकिन सबको कहाँ जाना है? उसके अंदर, क्योंकि प्रायोरिटीज़ मिलती हैं। कुछ लोगों को लालच रहता है इन चीज़ों का, हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को रह सकता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है, इसमें धर्म की भी आड़ ली जाती है बहुत सी बार कि हम इस धर्म के और हम माइनॉरिटी हैं, हम इस धर्म के हैं और हम काफ़ी शोषित वर्ग हैं, तो हमें भी अलग से क्लास बनाया जाए। महाराष्ट्र के मराठाओं ने बोल दिया था कि हमको भी स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाए। मराठा, उनको स्पेशल रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत, ठीक है। औरंगजेब की तो नाक में दम कर दिया था, इनको रिजर्वेशन तो ज़रूरी नहीं है। रिजर्वेशन ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो वाकई में शोषित थे, जो आगे बढ़ नहीं पाए और हम लोगों की वजह से ही वो बहुत पीछे रह गए, तो उनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन इज़ बेस्ट। लेकिन यूं ही इसका फ़ायदा उठा लेना इज़ रॉन्ग, ठीक है। मतलब पैरामीटर्स वाइज देखा जाना चाहिए। 2000 के सेंसस में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई जो कभी नहीं हुई और ना आगे होगी। 2011 के सेंसस में रिलीजन वाइज डिवीजन नहीं बताया गया। इसके पहले हर बार रिलीज किया जाता था कि इस धर्म के इतने प्रतिशत हैं, इस धर्म के इतने प्रतिशत हैं। 2011 के सेंसस में बंद कर दिया, क्योंकि हो सकता था कि इससे अराजकता फैलती, ओके, तनाव फैलता किसी ना किसी मामले को लेकर। कभी नहीं हुआ रिलीजियस ब्रेकअप उसके बाद, और 2021 में होगा नहीं होगा वो पता नहीं। होगा भी तो उसका फ़ायदा राजनीतिक रूप से उठाया जा सकता है, ठीक है, अगर रिलीज़ कर दिया तो ये हो गया पहला पॉइंट का पहला। दूसरा पॉइंट लिखिए, एक्सपेंडिंग स्कॉलरशिप्स, छात्रवृत्ति का विस्तार, एक्सपेंडिंग स्कॉलरशिप्स, छात्रवृत्ति का विस्तार, रिक्रूटिंग मोर टीचर्स, शिक्षकों की नियुक्ति, रिक्रूटिंग मोर टीचर्स, शिक्षकों की नियुक्ति, एंड डेवलपिंग मोर इंस्टीट्यूट, और नए संस्थानों का विकास, एंड डेवलपिंग मोर इंस्टीट्यूट, और नए संस्थानों का विकास। ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा पे पॉइंट लिखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज लॉन्च्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज लॉन्च्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई। चौथा, इग्नू एस्टेब्लिश्ड, इग्नू की स्थापना हुई, इग्नू एस्टेब्लिश्ड, इग्नू की स्थापना हुई इन 1985-86 में। अगला पॉइंट इसी में, इग्नू का फुल फॉर्म आईजी से क्या होगा? इंदिरा गांधी, एन से नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगला पॉइंट,
ये आपने NPS 3 लिखा था ना, उसमें ज़्यादा डिक्टेशन है नहीं। क्यों? क्योंकि NPS 2 में जो कमियां थी वो नरसिम्हा राव ने पूरी की थी बस। तो इसका पॉइंट 3 का भी पॉइंट इसी में लिख लो। द 1986 पॉलिसी, 1986 की नीति वॉज फर्दर मॉडिफाइड बाय PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, को PV नरसिम्हा राव सरकार ने सुधारा। वॉज फर्दर मॉडिफाइड बाय PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, को PV नरसिम्हा राव की सरकार ने सुधारा बाय 1992, 1992 में, बाय 1992 में। अगला, यहीं से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की भी शुरुआत हुई। कॉमन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा, कॉमन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा फॉर एडमिशन इनटू प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, जो तकनीकी शिक्षा के लिए थी, फॉर एडमिशन इनटू प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, जो तकनीकी शिक्षा के लिए थी, वॉज इंट्रोड्यूस्ड, की शुरुआत हुई, वॉज इंट्रोड्यूस्ड की शुरुआत हुई। क्या मतलब हुआ इसका? ऑल इंडिया, IIT JEE, ठीक है, नीट, एम्स, नीट तो बाद में आया, उसके पहले होता था एम्स, आई थिंक नीट को क्या कहते थे पहले, AIPMT कहते थे, हाँ AIPMT, ये सब अखिल भारतीय परीक्षा इसलिए शुरुआत की गई ताकि सबको बराबरी से मौका मिल सके, ठीक है। बट इससे कुछ खास मौका नहीं मिला। जिस स्टेट में एजुकेशन अच्छा था वहाँ के बच्चे आगे निकल गए, जिस स्टेट में एजुकेशन खराब था वहाँ के बच्चे बैठे रह गए। तो IIT हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, इन सब में जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनके लिए ये एग्जामिनेशन शुरू करवाई गई, ठीक है। और हर एग्ज़ाम में स्कैम चला, हर एग्ज़ाम में। इवन स्टेट की जो सर्विस, सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम्स होती हैं राज्यों की, उनमें भी स्कैम चला जब ये शुरू हुआ। तो शुरुआत में सिर्फ स्कैम चलता था, तब से लेके अब तक। उसके बाद में स्ट्रक्चर बदला गया कि नहीं, थोड़ा सा पैटर्न बदलेंगे, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करेंगे कि कोई विद्यार्थी किसी विद्यार्थी की जगह पर ना बैठ जाए, ये सब ध्यान रखे गए थे। क्योंकि स्कैम क्या, एग्ज़ाम में अगर स्कैम है तो क्या एग्ज़ाम ही कैंसिल कर देंगे, वो तो बड़ा महंगा काम हो जाएगा क्योंकि फिर से नया एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम रहती है। अब सपोज़ आपने कैट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, MBA करने के लिए आपको MBA का कॉलेज चाहिए, तो आपने कैट का एग्ज़ाम दिया और आपके आ गए 100 में से 96%। उसमें भी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप उस 96% लाने के बाद भी 8,000 या 10,000 बच्चों में आओगे। अंत के देते ही कितने हैं, 2 लाख बच्चे तो कैट की एग्ज़ाम देते हैं, और आजकल तो 5 लाख बच्चे देने लग गए कैट की एग्ज़ाम्स, राइट। और उसमें भी कॉलेज कम के अलावा सीटें बहुत कम कॉलेज के अंदर, और हर सीट पे बैठे रहते हैं 100 200 बच्चे। तो मिलेगा क्या सारे 100 बच्चों को? वो एक सीट नहीं मिल पाएगी। विदेशों में देखो तो इतनी हाईली अच्छी नहीं, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप MBA करोगे ना, तो उस एक सीट को पाने के लिए सिर्फ 4 लोग रहेंगे। इंडिया में MBA करने के लिए एक सीट को पाने के लिए 200-400 लोग रहते हैं, ठीक है। और घटिया पढ़ाई भी होगी यहाँ पे, लेकिन फिर भी भीड़ इतनी, क्योंकि विदेश जाकर खर्चा करने की इतनी हिम्मत नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करके आओगे ना, तो क्या तो जॉब मिलेगी, और उस पर सिर्फ 4 बच्चे बैठे हुए रहते हैं एक सीट पे अप्लाई करने के लिए। तो चांस तो रहता है 25%, यहाँ तो चांस भी नहीं है, भले ही 96% ला रहे हो तो भी। ये मीनिंग होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम 1990 के दशक में आ गई, और इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम जो होती थी ना पहले, वो 12th वो नहीं होती थी, वो 12th बेसिस पे जो परसेंटेज आए हैं उस पर आपको कॉलेज मिलता था, ठीक है। PCM तीनों को जोड़ लेते थे और उसके बाद में कॉलेज मिल पाता था। इसीलिए जोर दिया जाता था कि 12th में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम होने चाहिए। बाद में क्या कर दिया कि 12th बेसिस पे जो परसेंटेज आए उसकी एक लिमिट सेट कर दी कि भैया 60% तो हो, 50% तो हो, इतना चाहिए। उसके बाद तुम अलग से आओ, सबको घेरेंगे एक बड़ी एग्ज़ाम में और फिर देखेंगे कि किसमें कितना दम है, और फिर सिलेक्शन होगा। पहले आसान होता था, ठीक है, आज से तुलना करें तो। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं, जैसे हैदराबाद में है बिट्स पिलानी, बहुत फेमस है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और उसका जो मालिक है वो तो जेल में है, ठीक है।
लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है और वहाँ पे आज भी एग्रीगेट नंबर्स पे ही सिलेक्शन होता है, सारे नंबर चेक करते हैं एक एक, तब जाके सिलेक्शन दिया जाता है। तो ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड नाम का ऑपरेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बाद फिर आगे चल के वो सर्व शिक्षा अभियान, ये सारी चीज़ें आती चली जाएंगी, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो एंट्रेंस एग्जाम इसलिए लाए गए थे क्योंकि स्टेट जो बोर्ड थे उनमें बहुत ज़्यादा अनयूनिफॉर्मिटी थी, एक समान नहीं होते थे। मध्य प्रदेश की शिक्षा अलग, दक्षिण भारत की शिक्षा अलग, राजस्थान की शिक्षा अलग, तो असमानताएं बहुत ज़्यादा थी। तो इन असमानताओं को समान करने के लिए ऑल इंडिया टेस्ट शुरू किए गए और उसमें क्या पता चला, नुकसान ही पता चला कि जो शिक्षा में पीछे थे जो राज्य, उनके सिलेक्शन ही नहीं होते थे। ठीक है, इसमें टॉप पे रहा एमपी, कहीं भी सिलेक्शन नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अनयूनिफॉर्मिटी में था। तो ये चीज़ होती है। आंध्र प्रदेश में या साउथ में आप बच्चे को देखोगे, किसी भी बच्चे को, एवरेज बच्चा, वो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैथ्स में वो तोड़ू निकलने वाला है हर बार। दूसरे सब्जेक्ट शायद उसको समझ में भी नहीं आए, वो पूरी तरीके से फेल रहा हो, पर मैथ्स में कभी फेल नहीं होते वो लोग। ठीक है, अपने यहाँ तो 33%, बाहर ढोल बजने लगते हैं कि छोरा पास हो गया, मज़ा आ जाता है एकदम कि चलो पास तो हो गया। फिर लड़कियां लाती 99%, तो लड़के नाराज हो जाते हैं कि तूने तो 2 का हक खाया है 33, तो अकेले ही ने बहुत ही। अगला पॉइंट लिख लो एक और, फिर अगले पे चलते हैं। दिस गवर्नमेंट, ये इसी बॉक्स में ही का ही हिस्सा है, इस जो पॉइंट्स लिख रहे हैं। दिस गवर्नमेंट ऑल्सो इनिशिएटेड स्कीम्स, इस सरकार ने शिक्षा में अविकसित अल्पसंख्यकों के लिए, दिस गवर्नमेंट ऑल्सो इनिशिएटेड स्कीम्स, इस सरकार ने शिक्षा में अविकसित अल्पसंख्यकों के लिए फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज के लिए विशेष योजनाएं निकाली। फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज, अविकसित अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाएं निकाली। पुरानी हो चुकी हैं योजनाएं, खत्म हो चुकी हैं, तो लिखना पढ़ना जरूरी नहीं होता है। ओके, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ योजनाएं तो निकाली ही होंगी। चलिए अगले बॉक्स पे आ जाइए। सन 2002 में एक और अमेंडमेंट आएगा, एक और संशोधन, 86th अमेंडमेंट, 86 संशोधन। क्या होगा इसके अंदर? शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया जाएगा। आर्टिकल 21A अमेंडेड, अनुच्छेद 21A लाया गया। आर्टिकल 21A, ए कैपिटल में, अमेंडेड, अनुच्छेद 21A लाया गया। एंड एजुकेशन मेड अ फंडामेंटल राइट, और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। एंड एजुकेशन मेड अ फंडामेंटल राइट, और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। समझ गए? पढ़ रखे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब रिपीट हो रही हैं चीजें। अगला बॉक्स 2009, अब बनेगा कानून। राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार कानून, राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड, शिक्षा का अधिकार कानून पारित हुआ। राइट टू एजुकेशन एक्ट पास्ड, शिक्षा का अधिकार कानून पारित हुआ। इसके बारे में लिख लो। द फुल फॉर्म ऑफ दिस एक्ट वॉज, इस कानून का पूरा नाम था, है, द फुल फॉर्म ऑफ दिस एक्ट इज, इस कानून का पूरा नाम है, कोट एंड कोट करके लिखिएगा। कानून के पूरे नाम में डेट भी आती है, वर्ष। द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा पर बच्चों का अधिकार। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा पर बच्चों का अधिकार, फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार अधिनियम, एक्ट का अधिकार अधिनियम, एक्ट 2009, यह है पूरा नाम इस कानून का। इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये 6 से 14 के बच्चों के लिए, इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये 6 से 14 के बच्चों के लिए, टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 के लिए मुफ्त अनिवार्य
मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, फुल स्टॉप। इट पुट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंश्योरिंग, यह नामांकन, उपस्थिति और संपूर्णता, क्या लिख रहे हो? यस, इट पुट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग, यह नामांकन, कॉमा, उपस्थितियां और संपूर्णता की पूरी जिम्मेदारी, ऑफ इंश्योरिंग एनरोलमेंट, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन, ऑफ इंश्योरिंग एनरोलमेंट, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर डालता है, ऑन द गवर्नमेंट, सरकार पर डालता है। ठीक है, तो भारत में ही पढ़ाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सरकार की। विदेशों में माता पिता की होती है, ठीक है, कि हम पूरी शिक्षा देंगे। इंडिया में किसकी जिम्मेदारी है? कंप्लीटली सरकार की। आपको शिक्षा नहीं मिलती है बेसिक, जो 6 से 14 के बीच में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है तो आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि मुझे सरकार ने शिक्षा नहीं दी, सरकार एडमिशन करवाएगी सरकारी स्कूल में। समझ गए? ये होता है इसका मीनिंग। चलिए लास्ट पे आ जाइए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नव शिक्षा नीति 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नव शिक्षा नीति 2020। कितने पैसे निकले हैं अभी? 99,300 करोड़, 99,300 करोड़ 2020-21 का जो बजट है उसमें शिक्षा के लिए इतने पैसे निकले हैं। पर वो डिवीजन में आपको कल लिखवाऊंगा वो, ओके। अभी इसके बारे में लिखेंगे आज। जो पॉइंट दिख रहे हैं केवल वही लिखना है, एक एक करके सारे पॉइंट लिख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सारे पॉइंट लिखिए। पहले तो ये लिख लो, स्टार्टेड बाय मोदी, पीएम मोदी, पीएम मोदी द्वारा लाया गया। अगला पॉइंट, लास्ट वॉज 1986, अंतिम था 1986 में। लास्ट वॉज इन 1986, अंतिम था 1986 में। क्या फोकस है वो भी लिखो। अगला, फोकस ऑन इक्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता और समानता पर ध्यान। फोकस ऑन इक्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की समानता और गुणवत्ता पर ध्यान। नेक्स्ट, इन 2017 में इसरोज हेड, इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन, इसरोज हेड के कस्तूरी रंगन वॉज अपॉइंटेड फॉर एनईपी, को एनईपी के लिए नियुक्त किया गया। वॉज अपॉइंटेड फॉर एनईपी, को एनईपी के लिए नियुक्त किया गया। ये वाला एनईपी के को बनाने वाले कौन थे? के कस्तूरी रंगन थे। नेक्स्ट, इट इज द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी, यह तीसरी शिक्षा नीति होगी। इट विल बी द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी, यह तीसरी शिक्षा नीति होगी। तो ब्रैकेट में पहली दो लिख लो डेट, 1968, 1986, नंबर को उल्टा कर दो। सिस्टम क्या होगा लिख लो, 10+2 सिस्टम, 10+2 व्यवस्था विल बी 5+3+3+4, बनेगी 5, 3, 3, 4, 5+3+3+4। 5 के नीचे लिखो क्या होगा, नर्सरी KG1 KG2 1-2, नर्सरी KG1 KG2 पहली दूसरी, ये 5 साल हो गए। अगले 3 में लिखो तीसरी चौथी पांचवी, बस ऐसा करते करते 12वीं तक पहुंच जाओ। अगले 3 में लिखो छठी सातवीं आठवीं, और अगले 4 में लिखो 9वीं से 12वीं। हर सेक्शन को स्पेशली डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। 5 साल का आधार अलग, 3 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग। तो आप 10+2 में क्या देखते थे, 1 से लेके पहली से 10वीं तक एक जैसा पैटर्न होता था शिक्षा का। +2 में क्या हो जाता था, ये सब दुनिया गायब हो जाती थी कि ये क्या हो गया 10वीं तक तो सब अच्छा ही चल रहा था। तो यहाँ पे दुनिया 3-4 बार गायब होगी इन लोगों की।
हर बार पैटर्न बदल जाएगा। क्या बदलेगा, समझ में आ रहा है कुछ? एजुकेशन, किताबें तो बदलेंगी ही बदलेंगी, बट जो समझाने का तौर तरीका होता था, क्योंकि इसको बदलने के लिए शिक्षकों को बदलना पड़ेगा। तो बीएड कितने कर देंगे, 4 साल का बीएड हो जाएगा, तो वो भी इसी के अंदर है। तो अगला लिखो। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज एक और भी तो है, मंत्रालय का नाम भी बदला है, वो भी लिखो। NHRD इज नाउ एजुकेशन मिनिस्ट्री। HRD अब शिक्षा मंत्रालय है। मानव संसाधन मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इज नाउ एजुकेशन मिनिस्ट्री, अब शिक्षा मंत्रालय बना है। नेक्स्ट, एज 3 to 6, उम्र 3 से 6, आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी को कहते हैं प्री स्कूल। प्री स्कूल शुरुआती या स्कूलों से पहले, ठीक है। तो ये आंगनवाड़ी किसके तहत चलता है? इस पूरे प्रोग्राम का नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, शुरुआती बालक कल्याण एवं शिक्षा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, शुरुआती बाल कल्याण एवं शिक्षा, ब्रैकेट में ECCE। नेक्स्ट, तो इस पूरी नीति में और कौन कौन से मंत्रालय मदद करने वाले हैं, लिखो। द पॉलिसी विल बी हेल्प्ड बाय, इस नीति में मदद की जाएगी, या द पॉलिसी विल बी सपोर्टेड और हेल्प्ड बाय, इस नीति में समर्थन या मदद दी जाएगी डैश, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, आदिवासी मंत्रालय या जनजाति मंत्रालय, कॉमा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, और तीसरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ये 3 मंत्रालय इसमें सपोर्ट करेंगे। शिक्षा मंत्रालय तो होगा ही होगा, ऊपर से और ये 3 रहेंगे। और क्या होगा, लिखिए। एम विल बी, लक्ष्य होगा, टू गिव बेसिक लर्निंग बाय 2025, मूल शिक्षा दी जाए 2025 तक। टू गिव बेसिक लर्निंग बाय 2025, मूल शिक्षा दी जाए 2025 तक, अप टू 3rd क्लास, तीसरी कक्षा की, अप टू 3rd क्लास। 3rd क्लास शिक्षा दी जाए वो नहीं है, तीसरी कक्षा तक की शिक्षा बेसिक 2025 तक सबको होनी चाहिए वो। अगला, अप टू 5th क्लास, 5वीं तक, सब्जेक्ट विल बी इन मदर टंग, विषय मातृभाषा में होंगे। सब्जेक्ट विल बी इन मदर टंग, विषय मातृभाषा में होंगे। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइन लैंग्वेज, चिन्हों की भाषा भी सिखाई जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइन लैंग्वेज, चिन्हों की भाषा भी सिखाई जाएगी। नेक्स्ट, बीएड विल बी ऑफ 4 years, बीएड 4 वर्षों का होगा। पहले 1 साल का होता था, पहले 6 महीने का होता, फिर 1 साल का हुआ, फिर 2 साल का हुआ, अब 4 साल। नेक्स्ट, हाँ, एडमिशन वगैरह सुधारने होंगे तो उसके भी टारगेट हैं, लिख लो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, विच वॉज 26.3% इन 2018, जो 2018 में 26.3% था। 26.3% इन 2018, 26.3% था 2018 में, शुड बी इंक्रीज टू 50%,
को 50% किया जाएगा इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में, इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में। 12th के बाद कितने प्रतिशत बच्चे कॉलेज जाते थे? 26। कितना करना है टारगेट? 50% बच्चे कॉलेज जाएं, हो तो जाएं, कहाँ जाएं? आंकड़े हैं बस, मालूम है ये 50% कौन होंगे? भारत के आधी युवा लोग। कॉलेज हैं इतने, एक कॉलेज बना दिया इंजीनियरिंग, वो खाली पड़े रहते हैं। बेसिक दूसरे कॉलेज है कहाँ? सबको इंजीनियर ही बना दोगे तो फिर डॉक्टर कौन बनेगा, वकील कौन बनेगा, है IAS कौन बनेगा? नेक्स्ट, UGC कन्वर्टेड टू HECI, UGC को बदलकर HECI किया। UGC कन्वर्टेड टू HECI, HECI क्या होगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का उच्च शिक्षा आयोग। UGC खत्म, HECI है। तो अब HECI के बारे में लिखो। HECI विल हैव 4 सब ब्रांचेस, HECI की 4 उप शाखाएं होंगी। HECI विल हैव 4 सब ब्रांचेस, HECI के 4 विभाग होंगे या उप शाखाएं होंगी। टू फॉर द सपोर्ट, समर्थन के लिए, फॉर द सपोर्ट, समर्थन के लिए। कौन से समर्थन के लिए? चारों शाखाओं का नाम लिख लो। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, बच्चे ज़्यादा ना पढ़ लें उसके लिए। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, उच्च शिक्षा नियामक परिषद, नियंत्रण करना, ज़्यादा मत पढ़ो, जितना पढ़ना उतना पढ़ो। दूसरा, जनरल एजुकेशन काउंसिल, सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल, सामान्य शिक्षा परिषद। इनमें से किसी को भी पकड़ के पूछा जा सकता है कि ये किसकी ब्रांचेज है। अगला, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, ये कटोरा लेके पैसे लेने जाएंगी सबसे। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद। और फिर लिखो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। एक्रेडिटेशन मतलब जो काम UGC का था ना, सर्टिफाई करना कॉलेजेस को, वो काम अब HECI के अंडर में एक NAC होगा, उसका काम होगा। ठीक है। इसके अलावा आज की लास्ट चीज़ लिख लीजिए इस लेक्चर की, एक नई संस्था बनेगी। जैसे IIT होते हैं, IIM होते हैं, वैसे मेरू करके एक संस्था बनेगी एजुकेशन के लिए। लिख लो अगला, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय बनेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय बनेंगे। कॉल्ड मेरू, मेरू कहा जाएगा, MERU। जस्ट लाइक IIT एंड IIM, जैसे IIT और IIM होते हैं। जस्ट लाइक IIT एंड IIM, जैसे IIT और IIM होते हैं। तो ये मैंने आपको आज बता दिया बेसिक इंट्रोडक्शन भारत में शिक्षा का। इसके बाद कल हम एक एक करके स्टेजेस पे जाएंगे। प्राइमरी लेवल पे क्या चल रहा, हायर सेकेंडरी लेवल पर किस तरीके से पढ़ाई चल रही है, HRD मिनिस्ट्री यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या कहती है, और फिर एक बहुत बड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा भारत में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से फैली हुई है। वो कंप्लीट करने के बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलिए करंट अफेयर्स पे आ जाइए।